Bismillahirrahmanirrahim. So far we have completed the discussion, the theoretical part of the understanding of the deflection of beam, in which we derive the differential equation and then we look for the solution through the double integration method. And inshallah in today's lecture we'll be solving some solved example from the books. We'll try to apply the understanding of this double integration method to our civil engineering problem, particularly beam, because this method is for the beams. And then inshallah in the next week we will be solving few unsolved problems from different books so that your confidence level should boost. ठीक है, तो बेसिक थिंग इज़ दैट जो इसमें आपको समझने की चीज़ है कि जो घबराना नहीं है प्रॉब्लम देख के। जो कुछ मुझे रिस्पॉन्सेज आए हैं स्टूडेंट की तरफ से, एंड दे आर वरीड अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, दे से दे आर ब्रूटली ट्रिवियल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो जो बुनियादी चीज़ इसमें ये है, जो एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा है जो आप सब सुनते हुए आए हैं, कि घबराना नहीं है प्रॉब्लम देख के, डोंट पैनिक एट ऑल, जस्ट ट्राई टू। हम उसको टेक्निक में आपको इंशाल्लाह समझाता हूँ कि क्या है। लेकिन जब घबराहट उस सूरत में होती है जब आप ये फील करते हैं कि आप वीक हैं, कमज़ोर हैं, ठीक है, तब अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल माशाल्लाह आपने इतना अच्छा टाइम दिया है, इतने अच्छे आपने कंसंट्रेशन के साथ ये लेक्चर सुने हैं, और जो रिफ्लेक्शन ऑफ बीम की थ्योरी है वो आपकी अच्छी खासी डेवलप हुई है। देखिए स्टूडेंट लेवल पे अगर एक टीचर समझाता है तो मुझे भी अंदाज़ा है कि आप उसका 100% नहीं समझे हैं, ठीक है ना। जब हम भी पढ़ रहे थे, ज़ाहिर है आप जब लेक्चर सुनते हैं, जब उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो दिस इज़ अ ग्रेजुअल जो प्रोसेस है, एंड इट टेक्स सर्टेन टाइम। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ना। तो थ्योरी के यकीनन आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी है, उसके बाद जब आप इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल फर्दर बूस्ट होगा। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो मोस्टली लड़के करते हैं कि सवाल देख के घबरा जाते हैं, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि घबराना नहीं है आपने। आप सबसे पहले सवाल को देखें और फिर दोबारा देखें, और फिर उसके बाद आप जो सवाल की डिस्क्रिप्शन है, न्यूमेरिकल की डिस्क्रिप्शन है, उसको पढ़ें, एंड देन रिलेट द न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन विद द फिगर दैट इज़ बीन प्रोवाइडेड। एंड देन आपने फिर देखना है कि आपके इसके अंदर कौन सा फार्मूला लग रहा है, कौन सी उसके अंदर ये जो थ्योरी है उसके पीछे क्या थ्योरी है, और उस थ्योरी को अपने जहन में रिकॉल करना है, ठीक है। तो मोस्टली जो मेरे एग्जामिनेशन का तरीक़ाकार होता है दैट इज़ मोस्टली ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो मैं स्टूडेंट की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा होता हूँ, रट्टे को नहीं चेक कर रहा होता। तो लेट्स सी ये इसका एग्ज़ाम असेसमेंट हम कैसे करते हैं, वो तो जो हमारी एग्जामिनेशन पॉलिसी होगी उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो बहरहाल आज ये दो सॉल्व एग्जाम्पल हैं जो मैंने इंक्लूड की हैं, और इसको हम इंशाल्लाह बड़े स्लोली और इंशाल्लाह जो इस टेक्निक के साथ चलेंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम को देखना है, ठीक है, और किस तरीके से उसको आपने अटैम्प्ट करना है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि इसमें कहा जा रहा है, इसलिए मैंने पहले डिस्क्रिप्शन इसकी लिखी है ताकि आप इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ें और इसको देखें कि ये क्या कह रही है। को डिस्क्रिप्शन में है कि डिटरमिन दी, मैं पॉइंट ले लूँ कि इक्वेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन, ठीक है, जो चीज़ मांगी गई है, क्योंकि सबसे पहले ये देखना है कि आपसे मांगा क्या जा रहा है और आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो मांगा जो जा रहा है वो ये मांगा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन कर्व, जो बीम का डिफ्लेक्शन कर्व है उसकी इक्वेशन आपसे मांगी है फॉर अ सिंपल बीम। इसका मतलब ये है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम आपके सामने आने वाली है, सपोर्टिंग अ यूनिफॉर्म लोड। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिल रही है कि एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आने वाला है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को मोस्टली जो है हम एक एज अ ईजियर लोड कंसीडर करते हैं, कि इसकी एनालिसिस, उसकी अंडरस्टैंडिंग इस कंपैरेटिवली आसान होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आपने ट्रायंगुलर लोड और वो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड देखे होंगे, या फिर एक मल्टीपल लोड लगे हुए हैं कि एक पॉइंट लोड भी लगा हुआ है, एक यूडीएल भी लगा हुआ है, एक ट्रायंगुलर लोड भी लगा हुआ है। तो लोड की जब वेरिएशन ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली दैट मेक्स अ क्वेश्चन अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट ना। तो एट दिस पर्टिकुलर लेवल आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन साउंड्स इजी, बिकॉज एक आपसे डिफ्लेक्शन की इक्वेशन मांगी है, इसके अंदर न्यूमेरिकल कोई वैल्यूज़ नहीं, कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ नहीं है कि भाई आप जो है वो लोड की मकदार इतनी है, कोई 5 किप का लोड लगा हुआ है या 2 किप पर फिट का लोड लगा हुआ है, वो नहीं है। एक यूनिफॉर्मली टू जनरलाइज क्वेश्चन जिसको आप कहते हैं ना, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ जनरलाइज्ड क्वेश्चन इन विच नो न्यूमेरिकल वैल्यूज आर गिवन एंड यू हैव टू डिटरमिन अ सर्टेन वैल्यू ऑफ द डिफ्लेक्शन, एंड दैट वैल्यू वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द बीम दैट वुड बी सपोर्टेड बाय अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, इन आवर केस, this is a simply supported beam, and you have to determine the equation of the deflection, and the type of loading that is being applied on that on this beam is the uniformly distributed load, and the intensity of this load is Q. Q mean that is this is the intensity per unit length, whatever the unit of length you are assuming. If you are assuming the length of the beam in meter, then this intensity of the load would be Q per meter,
and if you would be considering the beam in feet, then this would be pounds per feet, Q pounds per feet. ठीक है, तो राइट अप टिल नाउ ये जो है सवाल आपको बड़ा आसान से नज़र आ रहा है, और जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्पैन ऑफ द बीम है. सो लेट्स सी अब फिगर हमें क्या दे रहा है कि ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जो आपको टॉप पे नज़र आई है. ठीक है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोग. अब आपने सवाल पढ़ के आपके जहन में इमेज बन चुका होना चाहिए कि क्या सवाल में आने वाला था. एक सिंपली सपोर्टेड बीम हमने स्ट्रेस किया कि इसका मतलब ये कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम हमारे सामने आने वाली है. फिर हमारे सामने यह आया कि इसके ऊपर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगने वाला है, वो हमने लगा दिया. फिर हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि उस लोड की जो इंटेंसिटी होगी वो ये Q होगी, वो हमने लोड Q की लगा दी. और जो उसका स्पैन लेंथ है वो उसने कहा कि थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऑन लेंथ L के ऊपर. ठीक है, अब आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या कहता है. नेक्स्ट उसमें कह रहा है कि आल्सो डिटरमिन द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डेल्टा मैक्स एट द मिड पॉइंट ऑफ द बीम. चूंकि सिमेट्री है, या अगर आपने हमने लास्ट लेक्चर को आपने देखा होगा कि सिमेट्रिकल बीम है जिसमें हमने बाउंड्री कंडीशन और ये डिस्कस किए थे, तो उसमें हमें पता चल गया था कि अगर सिमेट्री है तो डिफ्लेक्शन विल बी एट द सेंटर ऑफ द बीम. फिर मैंने एक पॉइंट लोड भी सेंटर में लगा के आपको दिखाया था कि ये भी सिमेट्रिकल है कि ऑल दी लोड जो है लेफ्ट और राइट के ऊपर जो लोड है वो बिल्कुल सेम सा है और सेंटर के ऊपर ही लोड लगा हुआ है. तो फिर उस केस में सिंपली सपोर्टेड बीम सपोर्टेड बाय, या जिसको आप कह लें कि उस पर जो लोड अप्लाई हुआ है दैट इज़ अ पॉइंट लोड एट द सेंटर. इवन इन दैट केस द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वुड अकर एट द सेंटर ऑफ द बीम. तो यहाँ भी आपको ये बता रहा है कि जो कि इन्फॉर्मेशन इसने खुद दी है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डेल्टा मैक्स मांग रहा है उसने. इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको खुद दे दी है कि एट द मिड पॉइंट ऑफ द बीम. इसका मतलब ये है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो डेल्टा मैक्स है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, वो कहाँ होनी है, मिड पॉइंट पर होनी है. तो मिड पॉइंट से मुराद ये है कि आपको ये पता चल गया कि आपने मैक्सिमम डेल्टा मालूम करना है एट x इज इक्वल टू L/2 बिकॉज मिड पॉइंट इज L/2. ठीक है, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू विल कीप कैचिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेश्चन एंड कीप नोटिंग डाउन इन ऑन योर आंसर शीट, ऑन योर वट एवर रजिस्टर और कॉपी, जिस पर भी आप पेपर पे आप जो अटैम्प्ट कर रहे हैं. तो ये कीप नोटिंग डाउन एंड कीप जो है आप अपने दिमाग में से क्लिक करते जाना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या क्या मुझसे मांगा जा रहा है. तो सेकंड जो इसका पार्ट है डिस्क्रिप्शन का, उसमें मांग रहा है कि आप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे दें, और इन्फॉर्मेशन उसने खामोशी से आपको खुद ये दे दी है कि एट द मिड पॉइंट ऑफ द बीम. इसका मतलब ये है कि वेन एवर विल डेवलप डिफ्लेक्शन इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्व, पूरे कर्व की जब हमें इक्वेशन आ जाएगी उसमें हम x इज इक्वल टू L/2 डाल दें तो विल गेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. ठीक है, ये भी जब हम आगे अटेम्प्ट करेंगे तो हम देख भी लेंगे. और दूसरा कह रहा है एंड द एंगल ऑफ रोटेशन थीटा ए एंड थीटा बी एट द सपोर्ट्स. इसका मतलब ये है कि दो हमें थीटा भी मालूम करने हैं. हमें जो कर्वेचर और स्लोप की इक्वेशन बनाएंगे वो क्योंकि थीटा की इक्वेशन होती है तो वहाँ से हमें दो थीटा चाहिए, थीटा ए एंड थीटा बी. तो इसका मतलब ये है कि एट द सपोर्ट्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि थीटा ए थीटा बी एट द सपोर्ट ले लो. तो अगर आप ओरिजिन ए से लेकर के चल रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा एट थीटा ए योर एक्स वुड बी 0. And if you are going for the calculation of theta b, it's mean that your theta x for the case of theta b would be equal to L. तो ये एक इन्फॉर्मेशन मिल गई. ठीक है, नेक्स्ट में उसने ब्रैकेट के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन एडिशनल दी है कि द बीम हैज़ लेंथ L एंड द कांस्टेंट फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI. तो वो जो हमारी एजम्पशन थी जिसकी बेसिस पर हमने सारी ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन डिराइव की, डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव की, एंड देन वी look for the solution by the double integration method. And all these derivation and simplification, we assume that our beam is composed of a homogeneous material and it has a constant cross sectional area. In return that proves that the beam has a constant flexural rigidity. ठीक है, तो ये वो फर्दर इंफॉर्मेशन है जो उसने दे दी है कि डेल्टा मैक्स एट x इज इक्वल टू L/2 और थीटा ए आपने x जो है 0 पर फाइंड करना है एंड थीटा बी आपने फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू L. सो फ्रॉम ऑल दिस इन्फॉर्मेशन अब आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए व्हेन बिफोर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन. अब आपके जहन में चीज़ें रिकॉल होनी चाहिए, या अगर इफ़ इट इज सॉर्ट ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन तो आपको फ़ौरन जाके देखना है कि भाई ये जो डबल इंटीग्रेशन मेथड है अगर उससे आपको अटेम्प्ट करवाने के लिए कहा जा रहा है तो डबल इंटीग्रेशन मेथड में आपको ये देखना है कि आपकी जो इलास्टिक कर्व की इक्वेशन थी वो क्या थी. ठीक है, तो वहाँ से यकीनन इसने स्टार्ट लेना है. और उस इलास्टिक कर्व की इक्वेशन अगर आप रिकॉल करते हैं कि EIV डबल डॉट इज इक्वल टू M, दैट्स व्हाट वी, जो इतनी सिंपल सी इक्वेशन है कि अब मुझे भी याद हो चुकी है. तो EIV डबल डेरिवेटिव या V डबल डॉट कह लें या V डबल प्राइम कह लें या D स्क्वायर V अपॉन DX स्क्वायर कह लें, एंड दैट इज इक्वल टू M. सो वट एवर इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, जो EI वो कांस्टेंट है, V डबल डॉट हमने as is something that we need to double integrate to get the slope and the deflection. तो जो राइट साइड के ऊपर है वो मोमेंट है. इसका मतलब ये है कि we'll have to write down the moment equation of this beam.
ठीक है। जब वो मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट इक्वेशन आएगी एंड देन विल गो फॉर द डबल इंटीग्रेशन ऑफ दैट इक्वेशन। सो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहली चीज़ आनी है फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थियरी ऑफ दिस डबल इंटीग्रेशन मेथड दैट वी नीड टू फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट, एंड फॉर फाइंडिंग आउट द बेंडिंग मोमेंट वी नो दैट दिस इज द बीम, दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द बीम दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू अस, ठीक है। सो द बेंडिंग मोमेंट एज अ क्रॉस सेक्शन, अब चूंकि इसके अंदर सिमेट्री है तो अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर ले लें, अब x कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 0 to L, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री द इक्वेशन वुड रिमेन सेम। तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आपके पास ये लोड्स की वेरिएशन आ रही है तो वो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है इंशाल्लाह उसके अंदर हम ये लोड की वेरिएशन वाले भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम इंशाल्लाह आसान वाला करेंगे, फिर उससे मुश्किल करेंगे, एंड ग्रेजुअली विल मूव टुवर्ड्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, सो दैट आपका जो घबराहट है वो आस्ता आस्ता कम हो। या अगर एकदम से हम मुश्किल सवाल को ले लेंगे तो फिर आपकी घबराहट तो और बढ़ जाएगी, इनके भी सवालात होते ही मुश्किल है। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि x जो है वो 0 से लेकर L तक जो है आपकी लोड की, चूँकि सिमेट्रिकल लोड है तो जहाँ भी आप ले लेंगे तो देयर वुड बी वन सिंगल इक्वेशन ऑफ दिस बीम, दो इक्वेशन नहीं आएंगी। जब एक सिंगल इक्वेशन आएगी तो हमारे लिए कहानी आसान हो जाती है, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रा करना पड़ेगी फ्रॉम द फिगर, सिंस द रिएक्शन एट द सपोर्ट, क्योंकि हमें पता है कि ये सिमेट्रिकल है बीम, तो हमें पता है कि आधा लोड वुड बी ट्रांसफर्ड हियर एंड आधा लोड वुड बी ट्रांसफर हियर। तो अगर आपने वो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स वगैरह जो है उसकी थोड़ा सा यकीन मुझे एक्सपेक्टेशन होगी कि आपको उसकी अच्छी नॉलेज है, तो क्योंकि अगर वो नॉलेज नहीं होगी तो थोड़ा सा फिर यकीन मुझे भी घबराहट शुरू होगी आपको समझाने में कि भाई ये कहानी थोड़ी सी मुश्किल है। तो आपको चूँकि पता है कि जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है तो उसके अगर हम इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी ऑफ द लोड की निकालेंगे तो दैट वुड बी Q टाइम L, ठीक है। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट यहाँ ले लें इस बीम का, और मैं एक लाइन डायग्राम ड्रा कर देता हूँ, और यहाँ रोलर, और अगर यहाँ मैं हिंज ड्रा कर दूँ तो यहाँ मैं एक पॉइंट लोड सा ड्रा कर सकता हूँ, और इस पॉइंट लोड को हम कह सकते हैं दिस वुड बी Q टाइम L, Q मल्टीप्लाइड बाय L, देन द होल लोड जो एक यूनिट लेंथ के ऊपर था वो अब हमने थ्रू आउट दिस पैन लेंथ मल्टीप्लाई किया, तो विल गेट द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द लोड इक्वलेंट टू टोटल इंटेंसिटी ऑफ द लोड, एंड हम ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ अप्लाई की। जब ऐसा कहानी होती है और आपको पता है कि अगर सिमेट्री है और लोड सेंटर पे लगता है तो हाफ ऑफ द लोड वुड बी ट्रांसफर हेयर एंड हाफ ऑफ द लोड वुड बी ट्रांसफर्ड हेयर, ठीक है। तो ये रिएक्शन चूँकि आपको निकालना होते हैं, मोमेंट इक्वेशन जब आप लिखने जाते हैं तो पर आपको रिएक्शन निकालने होते हैं। तो अगर इफ रिएक्शन इज नॉट गिवन टू यू देन यू विल हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शंस। तो हो सकता है बाज़ प्रॉब्लम में आपको रिएक्शन खुद दे दिए गए हों, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन कैलकुलेट करना जो था वो आपके पिछला जो आपका पार्ट था मैकेनिक्स सॉलिड का उसमें आपने कर लिया है। तो बाज़ अवत ये होता है जब एक टेक्निक सिखा दी जाती है तो उसकी फिर प्रैक्टिस नहीं कराई जाती। एनी हाउ, अगर आप इफ़ यू आर गुड एट मैकेनिक्स सॉलिड अप टिल नाउ देन इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू कैलकुलेट द रिएक्शन एट बोथ द सपोर्ट। सो मैं थोड़ी सी उसकी टेक्निक यही बता रहा हूँ कि आपको कैसे रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो इफ़ देयर इज़ अ सिमेट्री और आपको पता है कि दिस इज़ L/2 एंड इफ़ यू नो कि भाई दिस इज़ ऑल्सो L/2, तो इट मीन्स इट शोज़ कि भाई हाफ ऑफ द लोड वुड बी ट्रांसफर हियर एंड हाफ ऑफ द लोड वुड बी ट्रांसफर हियर। तो इसका मतलब ये है कि QL/2 इधर भी आ जाएगा और QL/2 इधर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन पता चल गया। अब ये रिएक्शन पता चलने का मतलब ये है कि आप इस रिएक्शन को यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि ये भी QL/2 है एंड दिस इज़ आल्सो QL/2। अब चूँकि सिमेट्री है तो यू कैन राइट योर इक्वेशन फ्रॉम ईदर लेफ्ट और फ्रॉम द राइट। तो नॉर्मली कल भी एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर हम लेफ़्ट से ले हम राइट से ले, तो नॉर्मली जो होता है आप लेफ़्ट से लेकर चलें तो आपकी ज़िंदगी आसान रहती है, क्योंकि मोस्टली जो बुक्स हैं, मोस्टली जो आपको टीचर्स मिलेंगे वो लेफ़्ट से लेकर चलते हैं। राइट से भी लिया जा सकता है, तो अगर कोई राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड है जिसको राइट से कंफर्टेबल है तो फिर वहाँ से लेके चले, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि इसको लेफ्ट से लेके चलें तो दैट लाइफ वुड बी ईजियर फॉर यू, ठीक है। सो सिंस द रिएक्शन एट द सपोर्ट इज QL/2, द इक्वेशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इज, नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट। लेट्स से अगर अब आपने यहाँ इसको सेक्शन को कट करना है एंड यू आर सेइंग कि भाई दिस लेंथ इज X, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपने इसकी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखनी है। तो देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो ये हमने सेक्शन को कट किया, यहाँ X तक पे ये जो सेक्शन था यहाँ से बीम को काटा तो आपको बीम ये नज़र आ रही है। यहाँ लेफ़्ट के ऊपर जो लोड था वो Q था, Q इंटू X, ठीक है। यहाँ एक शेयर आएगी, यहाँ एक बेंडिंग मोमेंट आएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दैट। ठीक है, यहाँ तक आपने निकाल लिया कि भाई आपके पास सेक्शन आपने कट किया था एंड देन आपने सेक्शन के ऊपर जो रिमेनिंग सेक्शन था उसके ऊपर आपने लोड लगाए। ठीक है, ये एक रिएक्शन आपने इसके ऊपर लगा लिया एंड देन लेट्स सी कि अब हम इसकी इक्वेशन को कैसे डेवलप। तो अगर आपको इस इक्वेशन से पहले से आपने दिखना है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके ऊपर क्लॉकवाइज मोमेंट और काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट हम देख लेते हैं और हम कहते हैं कि दैट वुड बी द सम। ठीक है, तो अगर आप मोमेंट लिखते हैं तो दिस इज द मोमेंट कैसे आ रही है, QL/2 इंटू एक्स। तो अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट ले रहे हैं तो ये रिएक्शन था, दिस रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस x, so QL/2 इंटू एक्स इज दिस थिंग। ये जो आपकी मोमेंट बन रही थी, ये मोमेंट आपके पास u बन रही थी जिसको आप पॉजिटिव कह रहे हैं, क्लॉकवाइज कह रहे हैं। ठीक है, और ये जो लोड है, ये वाला लोड Q जो ऊपर से लगा हुआ है इंटू एक्स। ठीक है, अगर अब ये चूँकि हमें लेंथ मिल गई तो अगर मैं इस लोड का इक्वलेंट लोड ले लूँ और यहाँ से ये लगा दूँ तो दिस लोड वुड बी इक्वल टू Q टाइम x। ठीक है, अब Q टाइम x इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए आपको यहाँ तक का, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस चूँकि लेंथ L है तो ये चूँकि सेंटर के ऊपर लग रहा होगा, इसका मतलब ये कि दिस डिस्टेंस वुड बी x/2। यहाँ तक बात अगर आपकी समझ में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि अब हम जितनी भी फोर्सेज हैं उनके हम मोमेंट ले सकते हैं। पहले इस फोर्स की हमने मोमेंट ले ली जो कि हमने यहाँ जाके लिखी, और ये चूँकि लोड जो है, अगर इस लोड की आप मोमेंट देखेंगे तो इस लोड की मोमेंट इस डायरेक्शन की होगी और ये जो डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, दैट्स वाई वी रोट माइनस हियर। ठीक है, अब फिर लोड क्या था, Q इंटू एक्स, ये लोड Q इंटू एक्स आया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x/2, तो दिस इज द लोड and this is the perpendicular distance which is here x/2। ठीक है, यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं, समझ में आ गई है, तो then you can simply multiply it to get QLx/2 minus QX2/2। तो this is the moment equation that we were looking for, and then we can put this moment equation into the differential equation that we have already derived in the theoretical part। तो यहाँ तक की समझ में आना आपका बड़ा ज़रूरी था। अब डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला स्टेप हमने कर लिया कि हमने मोमेंट की इक्वेशन लिख दी, अब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में इसके डाल देंगे। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द एक्सप्रेशन फॉर द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, जो कि आपके पास ये हमने लास्ट उससे मैंने दोबारा इसको प्रोड्यूस की है, और ये वो इक्वेशन थी जो हमने वहाँ लास्ट स्लाइड में लिख दी थी, मैंने दोबारा रिप्रोड्यूस की ताकि हमें वहाँ ना जाना पड़े। ठीक है, इन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, एंड नाउ विल पुट दिस बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन इन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड थ्रू आर जो हमारी, अगर आपने अच्छा टाइम दिया हुआ है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इज दिस थिंग EIV इज इक्वल टू M। ठीक है, ये अब हमारी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम डाल के देखते हैं कि ये आ गई। तो m की जगह के ऊपर, इस m की जगह पे आपने सारी की सारी ये इक्वेशन लिख दी जो कि QLx माइनस QX2/2 थी। वी हैव पुट ओनली द वैल्यू ऑफ मोमेंट फ्रॉम दिस इक्वेशन इनटू दिस। तो ये जो सारी चीज़ थी, इसको अगर आप ये पूरी चीज़ को आप यूँ ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है, ये ब्रैकेट आ गई, तो ये पूरी ब्रैकेट यहाँ से जाके इसके इक्वल हो गई और आपको ये got the equation number 2। So this equation now can be integrated। अब आपने करना क्या है, जिस तरह हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी है कि अगर हम इसको एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो विल गेट द इक्वेशन ऑफ द स्लोप, और अगर इसको हम डबल इंटीग्रेट करेंगे विल गेट द इक्वेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन। तो वी हैव टू फाइंड आउट, अगर आपको डिस्क्रिप्शन याद होगी तो उसने कहा था कि डिफ्लेक्शन की इक्वेशन भी लिखें, फिर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मालूम करें, और फिर उसने थर्ड उसमें कहा कि स्लोप एट थीटा ए और स्लोप एट सपोर्ट बी दोनों आपने फाइंड आउट करना है। तो ये 3-4 चीज़ें जो हमने फाइंड आउट करनी है, तो विल नीड टू डबल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। तो हम इसकी इक्वेशन को निकालते हैं, तो एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो विल गेट द स्लोप ऑफ द बीम। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय द डिफरेंशियल, बोथ साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय dx वी गेट द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये जो मोमेंट की इक्वेशन थी उसमें हमने यहाँ भी dx से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी dx से किया, यहाँ भी dx से किया। ठीक है, क्योंकि जो इसका डिपेंडेंट है, जो मोमेंट या स्लोप या डिफ्लेक्शन इज डिपेंडेंट है ऑन द एक्स के साथ साथ वेरी करती है ना, ये डिपेंडेंसी और इस वेरिएबल की हमने बात आपको लास्ट में समझाई थी कि एक्स के साथ वेरी करती है। तो यहाँ इस इक्वेशन को इस तरह लिख दिया, और फिर अगर इसको इंटीग्रेटिंग ईच टर्म, अब आपने इस टर्म को भी इंटीग्रेट करना है यूँ, ठीक है, इस टर्म को भी इंटीग्रेट करना है यूँ, और इस टर्म को भी इंटीग्रेट करना है यूँ। तो ये जब आप तीनों टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखिए यूँ आ गई। ठीक है, मैंने जो इंटीग्रल का साइन था वो यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब आपने इंटीग्रल करना है तो आपको इंटीग्रेशन का तरीकाकार पता है कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा वो स्लोप आ जाएगा, तो ये स्लोप की फॉर्म में आ गया। Q जो था वो कांस्टेंट था और L भी कांस्टेंट था, वो बाहर आ गया।
ठीक है, 2 भी बाहर आ गया, तो x का जो इंटीग्रेशन होता है वो x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर बाई 2, वो एक इंटीग्रल आ गया। क्योंकि इंटीग्रेशन की हम डिटेल में नहीं जा रहे, इंटीग्रेशन यकीनन आपको पता ही होगी। तो ये इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ जो भी पावर होती है इस पावर में एक ऐड कर देते हैं और वही चीज़ नीचे लिख देते हैं ना। ये मेरे ख्याल में हमने सिंपल जो रट्टा लगाया हुआ था वो ये था कि इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं कि तो पावर में जो भी चीज़ है x की पावर में उसमें एक ऐड करें और वही चीज़ बटा के नीचे लिख दें। तो यही हम कर रहे हैं कि ये जो पावर था इस पावर में एक ऐड किया, वो 3 आ गया, ठीक है, और वही 3 आपने नीचे लिखेंगे। और चूंकि ये 2 कांस्टेंट था तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 हो जाता है। तो यकीनन आपको मेरे ख्याल समझ में आ रही है, इसमें मुझे तो कोई मुश्किल नज़र नहीं आती। मैं आपको एक चीज़ का इंटीग्रल ले देता हूँ, अगर आप कह रहे हैं तो ये q(x²/2) का इंटीग्रल ले लेता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब चूँकि q/2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और यहाँ आपके पास रह जाएगा क्या, ये x² है। ये थोड़ा सा वो मैंने d लिख दिया, इसको मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ और अब हम पेन दोबारा ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह गया क्या कि x² ओनली इंटू dx। अब जब आप इंटीग्रेशन का जो अमल है वो कर देते हैं, व्हेन यू अप्लाई द इंटीग्रेशन यू विल गेट q/2 इंटू, या ज़र्ब का निशान लगा दें, यू विल ऐड 1 divide the same by 3, so your integration is over, and then you can simplify it by saying that q(x³/6). so that's how you simply integrate that. It's for those student जिनके थोड़े से इंटीग्रेशन भूल चुके हैं तो वो उनके लिए मैंने कर दिया। तो सेम प्रोसीजर से आपने ये भी किया, और जब आप एक दफ़ा इंटीग्रेट करते हैं तो आपको पहला कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिला, और ये अब हम फाइंड आउट करेंगे, और जब इसको दूसरा के इंटीग्रेट करेंगे देन यू विल गेट अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। So in which C is a constant of integration, we already know, ठीक है। To evaluate the constant C1 we observe from the symmetry। अब symmetry को आपको देखना होगा of the beam and its load that the slope of the deflection curve at mid span is equal to 0। जो सिमेट्री से हमें नज़र आ रहा है, जिसने हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जहाँ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आती है वहाँ स्लोप 0 होता है। तो यहाँ जो हमें सिमेट्री नज़र आ रही है सेंटर के ऊपर, उसने खुद बताया कि डेल्टा मैक्स है एट द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है, क्योंकि हमारे पास ये स्लोप की इक्वेशन है ना, तो आपको यहाँ स्लोप लेना है, तो इस स्लोप की जगह पे अगर आपने 0 वैल्यू जहाँ भी हमें आ रही है तो वो हमारे लिए बड़ी यूज़फुल होगी। तो हमें वी कैन गेट अनदर इक्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, वी आर सेइंग दैट बाय ऑब्जर्विंग दी, ये जो बाउंड्री कंडीशन और सिमेट्री कंडीशन थी उससे हमें पता चला, बाउंड्री कंडीशन से तो नहीं पता चल रहा क्योंकि बाउंड्री कंडीशन में दोनों के पर आपके पास डिफ्लेक्शन तो 0 है, लेकिन हमारे पास क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, दिस बीम इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, इट हैज़ रोलर हेयर, इट हैज़ अ हिंज हेयर, एंड दी इलास्टिक कर्व जो थी वो डिफ्लेक्शन जो थी वो इस किस्म की थी। इस डिफ्लेक्शन से हमें पता चल रहा है कि ये जो डिफ्लेक्शन एट ए है, इसको अगर मैं v कह रहा हूँ, v एट a इज इक्वल टू 0, जो बाउंड्री कंडीशन थी उससे हमें ये पता चल रहा है कि v एट b इज इक्वल टू 0। और जो सिमेट्री कंडीशन है, सिंस द लोड अप्लाइड ऑन दिस बीम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सिमेट्री कंडीशन ये कह रही है कि जो लोड की जो डिफ्लेक्शन होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वुड अकर एट द सेंटर पॉइंट, दिस इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वुड अकर, एंड from our understanding of the slope and the relationship between the slope and the deflection, we know कि wherever the deflection would be maximum at that particular point, the slope would be 0. So from that symmetry condition, we can say कि at जो mid point होगा यहाँ slope 0 होगा, क्योंकि because अब हमें slope की ये अगर आपको थोड़ी confusion हो रही है, ये जो equation हमने नंबर A निकाली है, ये equation को हम ये कह रहे हैं कि this is the equation of the slope। हम क्या कह रहे हैं, we know कि this is the equation of the slope। तो हमें जो ऐसी वो कंडीशन चाहिए जिसमें हमें स्लोप की इन्फॉर्मेशन हो ना, तो डिफ्लेक्शन की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इस इक्वेशन के लिए यूज़फुल नहीं है। ये जो इक्वेशन है क्योंकि स्लोप की इक्वेशन है तो हमें स्लोप की कंडीशन चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि जहाँ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वहाँ स्लोप 0 है, तो ये कंडीशन हम पुट करते हैं। तो फिर सो दस वी हैव द फॉलोइंग सिमेट्रिक कंडीशन कि dv अपॉन dx स्लोप इज 0। कहाँ 0 है, एट x इज इक्वल टू l/2, that is slope is 0 when x is l/2, that is the most important। ये वो चीज़ है जो कि आपने अपनी ये इंट्यूशन से, आपने अपनी जो ग्रिप ऑन योर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है या ग्रिप ऑन दिस डबल इंटीग्रेशन मेथड है, फ्रॉम दैट यू कैन डू। सो दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल एंड क्रिटिकल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट
इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफ दिस प्रॉब्लम और डबल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम, कि आपने बाउंड्री कंडीशंस को या सिमेट्री कंडीशन को या फिर कंटिन्यूटी कंडीशन को कैसे आपने जज करना है और उससे अपने लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो यूज़फुल का वर्ड मैंने इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकालनी है। हालांकि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि भाई डिफ्लेक्शन जो थी वो सपोर्ट ए और बी पे 0 थी, लेकिन दैट इन्फॉर्मेशन ऑफ नो यूज़। क्यों नो यूज़ की थी? बिकॉज आपके पास तो इक्वेशन ही स्लोप की थी और आपको जो चीज़ चाहिए थी वो आपको स्लोप के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो स्लोप की इक्वेशन फिर हमें सिमेट्री से मिली कि हमें ये पता चला कि जहाँ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन थी और वो स्लोप 0 थी, और हमें ये भी पता चला कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिड पॉइंट पे थी। दैट्स वाई वी रोट कि भाई एट x इज इक्वल टू L/2। सो पुटिंग दिस इंफॉर्मेशन इनटू द प्रीवियस इक्वेशन वी विल गेट दिस थिंग। ठीक है, तो ये इस इंफॉर्मेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन एट L/2 इज इक्वल टू 0। ये सॉरी डिफ्लेक्शन कह रहा हूँ, स्लोप, दिस इज बिकॉज V डॉट इज द स्लोप। स्लोप ब्रैकेट में L/2 लिखने का मतलब है, इसको अगर आपने पढ़ना है तो आप यूँ पढ़ेंगे कि स्लोप एट L/2 एट x L/2 इज इक्वल टू 0। सो पुटिंग दिस इंफॉर्मेशन इनटू दिस, अप्लाइंग दिस इनटू द इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर अगर आप डालते हैं तो आपको ये चीज़ मिल जाती। तो यू आर ओनली पुटिंग दिस थिंग होल थिंग इज 0 बिकॉज ये जो चीज़ थी वो 0 आ गई थी। ठीक है, और x की जगह पे यू आर पुटिंग L/2 बिकॉज दिस इज x स्क्वायर, एंड यहाँ x क्यूब की जगह पे L/2 को क्यूब करें। तो होपफुली आपकी समझ में आ रहा है ना कि इस x की जगह पे ये वैल्यू डालनी है। तो अगर आपने इसको इस इक्वेशन को यूँ लिख देते हैं कि EI और ये जो स्लोप था L/2 के ऊपर वो 0 था, या मैंने 0 लिखा, QL/4 मैंने यूँ लिखा, यहाँ मैंने x का स्क्वायर लिखा, माइनस क्यू लिखा, डिवाइड बाई 6 किया, इनटू यहाँ x का क्यूब किया और प्लस C1 किया, क्योंकि ये इक्वेशन भी आपने लिखनी है। अब ये जो x है दिस x इज़ L/2, ये जो x है दिस x इज़ L/2, एंड यू हैव पुट ऑल दीज वैल्यूज़ हेयर, एंड देन इसको भी हम देखते हैं कि अगर आप इसको एक्सपेंड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगी। तो यहाँ से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, यू गेट C1 इज इक्वल टू QL³ 24 एंड यू गेट दिस वैल्यू एज माइनस। तो ये आपको एक C1 का वैल्यू मिल गई। तो यहाँ तक हमारा एक स्लोप की इक्वेशन भी आ गई। इस इक्वेशन को आप यहाँ डाल सकते हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन को और देन बीम बिकम, जो इक्वेशन बन जाएगी वो आपके पास ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर बी। अब ये इक्वेशन इज़ अ जनरलाइज इक्वेशन ऑफ द स्लोप। अगर आपसे रैंडमली कोई भी कहता है कि अब ये जो आपकी बीम थी, दिस बीम या रोलर या हिंज या UDL और x जो था वो यहाँ L तक था। अब अगर आपने इस L के अंदर किसी भी पॉइंट पे अंदर, लेट सपोज मैं ये ज्यूम कर लेता हूँ कि ये 5 मीटर है, अब आप 0 से लेकर 5 मीटर तक कोई भी वैल्यू x की आप डाल दें तो आप इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाइड ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम, यू कैन फाइंड आउट द स्लोप एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। तो इजिएस्ट पॉइंट जो इन्फॉर्मेशन आपकी, इफ यू वांट टू वेरीफाई दिस इक्वेशन कि वेदर यू हैव डिराइव्ड द राइट इक्वेशन और नॉट फ्रॉम द सिमेट्रिक कंडीशन, यू न्यू for while calculating the constant of integration, you knew that the slope at the midpoint was 0. So information that you cross check इस equation का ये हो जाएगा कि if you put in this equation x is equal to L/2, then this equation should give you the result as 0. एंड जो आपको इन्फॉर्मेशन तीसरी उसने मांगी थी आपसे, वो आपसे मांगा था कि θ बता दो एंड θ बता दो। इसका मतलब ये कि फॉर फाइंडिंग आउट θ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, एंड वाइल फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ θ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x एज इक्वल टू L. So putting x is equal to 0 will give you the value of θ from this equation, and putting x is equal to L in this equation will give you the value of slope at B. So I hope कि ये आपकी चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को आपने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है और ये EI को यहाँ लेकर आ जाएं और 24 इसमें से कांस्टेंट ले लें, तो यू कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस सिंपलेस्ट फॉर्म एज वेल। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दिस इक्वेशन यू कैन स्टे विद दिस। बुक कह रहा है कि इसको इस तरीके से, जो आता है उसको ये चीज़ सिंप्लीफाई नज़र आ रही थी, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट्स मैटर ऑफ योर ओन कन्वीनियंस। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दिस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन यू कैन स्टे विद दिस, बट इफ़ यू थिंक कि ये नहीं, इसमें सारी कांस्टेंट चीज़ें बाहर आ गई हैं क्योंकि EI सारी बाहर आ गई हैं और सिर्फ फॉर्म ऑफ L और X की फॉर्म में है, तो फॉर कैलकुलेशन पर्पजेज दिस इज़ अ मोर सिंपलर फॉर्म एज कम्पेयर टू दिस फॉर्म। सो एज एक्सपेक्टेड द स्लोप इज नेगेटिव, दैट इज क्लॉकवाइज एट द लेफ्ट हैंड। तो अगर आप जब इसमें लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे, जब x जो होगा वो L/2 तक होगा, तो आप ये देखेंगे कि नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव का मतलब ये है कि क्लॉकवाइज है, ठीक है। एंड
left hand of the beam when x is equal to 0, पॉजिटिव एट द राइट हैंड when x is equal to L and equal to 0 at the midpoint। तो ये तीन इसके अंदर इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक मिल सकती है जो मैंने आपको यहाँ भी बताई थी कि x is equal to 0 रखेंगे तो आपको नेगेटिव स्लोप मिल जाएगा। नेगेटिव स्लोप का मतलब ये है कि ये क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। यहाँ जो अगर आपके पास स्लोप की आपने इसका वो देखी थी आपने, यहाँ बल्कि बना के दिखा देता हूँ आपको, ये रोलर लगा दिया और ये इतना स्ट्रेट नहीं बन पाया मुझसे, ठीक है। तो अगर इसका जो इलास्टिक कर्व बनेगा वो फिर यूँ बन जाएगा ये बीम। तो यहाँ जो कर्व आ रहा है, ये कर्वेचर आ रहा है, वो यूँ आ रहा है, ये दिस इज कर्वेचर इज़ क्लॉकवाइज एंड दिस कर्वेचर इज़ काउंटर क्लॉकवाइज। दिस इज़ क्लॉकवाइज और दिस इज़ काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे कि आप x की वैल्यू अगर आप L पुट करते हैं तो यू विल गेट दिस वैल्यू एज पॉजिटिव एंड दैट पॉजिटिव इंडिकेट दैट यू हैव अ काउंटर क्लॉकवाइज स्लोप एट द एंड B, एंड इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 you will get the slope as minus, and that is showing rather the moment is the slope is the clockwise and the slope is negative। सो स्लोप की कहानी होपफुली समझ में आ गई है। तो अगर आप जब इस वीडियो को देख रहे हो एट योर लेजर, तो अगर यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन है तो डू पास हियर, बिकॉज अगर आप आगे जाएंगे और पीछे वाली चीज़ समझ में नहीं आई है तो फिर वो मसाइल बनेंगे। यहाँ तक जो भी आपको कन्फ्यूजन नज़र आती है, note down that thing, readily record your voice note and send it to me so that we would be able to remove your confusion. So as far as the deflection is concerned, so we will be integrating the slope equation once, or you can integrate the double integrate the moment equation। तो ये आप जानते हैं। तो आप ये जो इक्वेशन थी स्लोप की, इसको एक दफ़ा हम दोबारा इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से डबल इंटीग्रेट करते हुए आना बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि एक इंटीग्रल तो हमने निकाल के ये काम कर लिया है, तो इसका एक इंटीग्रल हम और ले लेते हैं। देन अपॉन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय dx, इसको दोबारा dx से मल्टीप्लाई कर दें और इसका इंटीग्रेशन ले लें तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं वो सारा स्टेप यहाँ वो नहीं किया कि मैंने dx से मल्टीप्लाई किया है और फिर मैं एक एक चीज़ का इंटीग्रेशन ले रहा हूँ। तो आई एम नॉट डूइंग दैट थिंग, आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड द मैथमेटिक्स इन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इंटीग्रेटिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। सो बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप यहाँ इसको एक पावर ऐड करेंगे 3 आ जाएगी, 3 यहाँ से मल्टीप्लाई होगी 12, यहाँ एक पावर ऐड करेंगे 4 आ जाएगी, 4 नीचे भी लिखेंगे तो 24 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड हेयर यू ऑब्टेन अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। अब यहाँ देखें आपकी इंट्यूशन ये कहेगी कि दिस इज द डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो यूजफुल इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन गेट फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C2 वुड बी दोज इंफॉर्मेशन दैट वुड कंटेन द डिफ्लेक्शन इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर डिफ्लेक्शन की मालूमात होगी, वही फिर आपके लिए यूज़फुल होगा। सो द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 मे बी इवेल्युएटेड फ्रॉम द कंडीशन दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम एट द लेफ्ट हैंड सपोर्ट इज 0। चाहे लेफ्ट पे ले लें या चाहे L पे ले लें, दोनों पे डिफ्लेक्शन 0 है। इसके अंदर आप x इज इक्वल टू 0 डाल दें या x इज इक्वल टू L डाल दें, ठीक है। तो दोनों केस में आपको जो ये चीज़ होगी वो 0 होगी। तो एनी ऑफ दैट इंफॉर्मेशन कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। सो डिफ्लेक्शन इज 0, डिफ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू 0 इज 0। या आप इसको दूसरे फॉर्म में यहाँ भी लिख सकते हैं, शायद मैंने लिखा हो, नहीं, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं। जो दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि डिफ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अनदर यूजफुल इन्फॉर्मेशन। सो एनी ऑफ दिस, इनमें से कोई भी वैल्यू आप पुट करते हैं तो आपको मिल जाती है। तो आसान चीज़ ये है कि x भी 0 पुट कर दें और डिफ्लेक्शन भी 0 पुट कर दें, तो सारी काफ़ी चीज़ें आपके पास 0 के फॉर्म में आ जाएंगी। तो ये जब आप सॉल्व करते हैं अप्लाइंग दिस कंडीशन टू इक्वेशन C यील्ड कि C2 जो आपके पास निकल आया वो माशाल्लाह से जानी छुट गई कि 0 आ गया, C2 0 आ गया। तो अब वो जो इक्वेशन थी उसके अंदर हमने डाला तो आपके पास सिंपल फॉर्म में दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन। अब इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन एनीवेयर अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन। बट इफ़ यू वांट टू क्रॉस वेरीफाई दिस, इसका मतलब ये होगा कि यू नो सर्टन डिफ्लेक्शन वैल्यू। जिस तरह हमने लास्ट वो जो हमारा लेक्चर चल रहा था ऑनलाइन, हम टीम के पर उस टाइम भी मैंने आपसे बात की थी और मैंने आपसे एक सवाल पूछ लिया था कि भाई अगर कैंटिलीवर भी मैं, तो मुझे पता है कि जो मेरी सपोर्ट है उसके ऊपर स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से भी ये जो हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है इससे भी मुझे पता है कि डिफ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू 0 एंड या एंड लगा दें x इज इक्वल टू L इज 0। तो इफ़ यू वांट टू क्रॉस वेरीफाई दिस इक्वेशन देन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ L इन टू दिस। तो आप देखेंगे सारी चीज़ें एक दूसरे से कट कटा के फारिग हो जाएंगी एंड डिफ्लेक्शन वुड बी 0। सो एनी हाउ
तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा तो आपको फर्दर ये मिल गया। अब जो आपसे इक्वेशन मांगी थी वो आपसे कह रहा था कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे दो। अगर आपको याद होगा, मुझे भी तो याद है कि डेल्टा मैक्स चाहिए थी एट, उसने जो इन्फॉर्मेशन दी थी एट मिड पॉइंट का वर्ड इस्तेमाल किया था, और हमने इस मिड पॉइंट की जब इंटरप्रिटेशन की वी सेड कि दैट एक्स इज़ इक्वल टू एक्स यहाँ ले लेते हैं कि x इज इक्वल टू एल बाई टू। तो ये x इज इक्वल टू एल बाई टू इसके अंदर पुट इन करेंगे, विल गेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। द इक्वेशन गिव द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ द बीम, नोट दैट द डिफ्लेक्शन इज जीरो एट द बोथ एंड ऑफ द बीम। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख दी, एंड नेगेटिव एल स्फीयर, क्योंकि बाकी तमाम उसमें नीचे की तरफ जा रही है। तो जो हमने जब ये डायरेक्शन रिज्यूम की थी तो हमने कहा था कि अपवर्ड वुड बी टेकन एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड वुड बी टेकन एज नेगेटिव। एज यू कैन सी दैट बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लोड जो थे वो डाउनवर्ड लगे हुए थे, तो उससे बड़ी कॉमन सेंस की बात ये चल रही है कि जो डिफ्लेक्शन आएगी वो माइनस की तरफ आएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि x इज इक्वल टू एल बाई टू डालेंगे। जब ये डालेंगे एंड देन इस इक्वेशन के अंदर आप x इज इक्वल टू एल बाई टू डाल दें, ठीक है, तो आपको जो चीज़ मिलेगी वो चीज़ मिल जाएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप खुद डाल के प्रैक्टिस कर लें। एल बाई क्यूब है, ठीक है, x यहाँ भी एल बाई टू आ रहा है। ये बड़ी लंबी कैलकुलेशन होगी, अगर आपको नहीं आ रही तो फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट में, तो फिर हम जब क्लास ले रहे होंगे तो फिर हम इसकी डेरिवेशन भी आपको करके दे देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि सिंपल सी चीज़ है, यू शुड बी एबल टू डू दैट rather than wasting our time in calculating each and every step. So if you put in the value of x is equal to L by 2, you will get the deflection like this, and you can observe that this deflection is in minus. It shows कि ये downward होगी, in which the negative sign means the deflection is downward as expected, since maximum जो displacement है, deflection है, represent the magnitude of this deflection, we obtain delta max is equal to this। ठीक है, तो अब ये नॉट मैटर नहीं करता अगर आप इंटीजर के साथ -3 या 4 लगाएंगे। जब आपने इस्टेब्लिश कर लिया कि टोटल डिफ्लेक्शन कितने सेंटीमीटर है, तो वो दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ आपको ये शो करता है कि ये नीचे की तरफ आ रही है या ऊपर की तरफ आ रही है। इफ़ यू हैव रिटन, ये जैसे डिस्क्रिप्शन में लिख दी थी कि जो हमारे बीम है और उस पर जो लोड की टाइप लगी हुई है उसकी वजह से डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड ही आएगी। तो फिर इफ़ यू रिमूव दी माइनस साइन, इन दोनों में सिर्फ फ़र्क ये है कि माइनस साइन को रिमूव कर दिया, तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना वो फिर ये होती है। अगर आप जैसे आपने किया होगा -2 का एब्सोल्यूट लेते हैं तो दैट एब्सोल्यूट इज़ 2। ठीक है, तो फिर एब्सोल्यूट का आपको चीज़ का पता होगा कि क्या होती है, तो वो फिर आपको यू ओनली नीड द इंटीजर वैल्यू ऑफ दैट कि कितनी टोटल डिफ्लेक्शन है। इट डजेंट मैटर कि नेगेटिव में है या पॉजिटिव में हो रही है। तो इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड, जो आपका क्वेश्चनर है वो आपसे पूछने में ये इंटरेस्टेड है कि आप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बता दीजिए, इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि वेदर दैट डिफ्लेक्शन इज़ डाउनवर्ड और अपवर्ड, देन इट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू प्रोवाइड हिम द वैल्यू ऑफ द total deflection rather than specifying the minus or the positive sign with the different deflection. So angle of rotation हमने फाइंड आउट करना था फ्रॉम द स्लोप इक्वेशन में। मैंने कहा था कि अगर आप वहाँ फाइंड कर सकते हैं तो वहाँ पर लिख लें, और अब ये जब आप उस इक्वेशन में स्लोप में डालेंगे तो यू विल गेट दिस इज द स्लोप एट ए। ठीक है, इन द सिमिलर वे आप स्लोप इक्वेशन में x इज इक्वल टू एल डालेंगे तो यू विल गेट दिस इज द स्लोप एट बी। तो आई होप कि ये सवाल आपको यहाँ तक समझ में आया। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको थीटा ए और थीटा बी की स्लोप से मिलेगी। ये आपको मिलेगी जब आप स्लोप इक्वेशन में x इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और ये आपको मिलेगी जब आप स्लोप इक्वेशन में x की वैल्यू l पुट करेंगे। यू विल गेट दिस थिंग। अगर आप देख रहे हैं कि दोनों सेम हैं, ओनली जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है वो ये माइनस और प्लस के नज़र आ रहा है, क्योंकि हमें पता है ना सिमिट्री है, तो सिमिट्री से हमें ये चीज़ का पता है कि दोनों तरफ जो स्लोप होंगे वो सेम होंगे, लेकिन दे वुड बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो दैट्स व्हाट दिस इक्वेशन इज ऑल्सो इन टेलिंग यू कि दिस इज द माइनस, इट्स मीन कि यहाँ जो स्लोप होगा वो क्लॉकवाइज होगा, नेगेटिव में आएगा, और यहाँ जो स्लोप होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा और पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन किसी न किसी लेवल पर आपको समझ में आया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। तो अब इस एग्जांपल से रिजल्ट क्या मिल रहा है? दिस एग्जांपल इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एंड सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डिफ्लेक्शन कर्व। इट आल्सो इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन एट द सिलेक्टेड पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ द बीम। तो इसलिए मैंने ये आपके लिए लिख भी दिया है कि इस एग्जाम्पल से करने से आपको एक तो स्टेप्स का पता चला कि स्टेप्स क्या हैं, किस तरीके से कांस्टेंट इंटीग्रेशन जो हमने पढ़े थे वो अप्लाई हुए हैं, और उस
के अप्लाई करने के बाद किस तरीके से स्लोप की इक्वेशन आई है और किस तरीके से डिफ्लेक्शन इक्वेशन आई है, एंड किस तरीके से हम वो स्लोप और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन से अपनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है या जो अननोन इन्फॉर्मेशन है, वी कैन फाइंड आउट दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस विल बी सॉल्विंग अनदर एग्जाम्पल इंशाल्लाह। तो यहाँ हम इसकी वीडियो को हम यहीं अख्ताम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम विल बी सॉल्विंग अनदर इंशाल्लाह एग्जाम्पल, एंड देन जो हमारा कंटिन्यूशन होगी वो उसके अंदर अनसॉल्व प्रॉब्लम भी करेंगे, एंड देन आई विल असाइन यू सम होमवर्क फॉर यू टू प्रैक्टिस, बिकॉज अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो दूसरा पर्सन अगर सॉल्व कर रहा होता है, यू फाइंड थिंग्स ईजी because you are not doing the thing, na? He is applying his mind, he is using his hand, so it seems easier, it sounds easier, but तो जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके लिए फिर चीज़ें वो नहीं खुलेंगी, और आपके वो जो उसके जो ये राज हैं क्वेश्चंस के और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पेचीदगियाँ हैं, या जो आपका डर है, जो आपकी घबराहट है, वो उस टाइम तक ख़त्म नहीं होगी until unless you attempt yourself। तो ख़ुद अटैम्प्ट करें, कोई परेशानी की बात नहीं, बिकॉज आई नो कि आपको भी सिखाया जा रहा है ये चीज़। देखिए छोटे बच्चों को जब ABC सिखाई जा रही है तो उनको ABC लिखना नहीं आ रही होती, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको डांट डपट कर देते हैं। आपको अब ये चीज़ सिखाई जा रही है। आई नो कि यू डू नॉट नो, आई नो कि यू हैव नेवर प्रैक्टिस दिस थिंग, सो जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट योर सेल्फ वेयर एवर, जहाँ कहीं आप स्टक होते हैं, एक एक स्टेप पे जहाँ जहाँ आप स्टक होते जा रहे हैं, डू सेंड मी दी योर क्वेरी, डू सेंड मी योर ये जो कन्फ्यूजन है वो मुझे आप भेजें, एंड आई विल इंशाल्लाह उसको हम क्लियर करेंगे ताकि आप उसको आगे चल सकें, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर आपने आगे चल के बहुत कुछ करना है इसके अंदर, ये जो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के हैं। तो ठीक है, तो राइट नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह विल सॉल्व आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम।